नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम होम लोन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखो, बहुत से लोगों के ना बहुत सारे डाउट होते हैं, तो हमारी टीम ने ना पूरी रिसर्च करी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर गए, अलग अलग जिन लोगों ने वीडियोस डाली हुए हैं उनके कमेंट सेक्शन में गए, तो हमारी टीम ने यहाँ पर सारे के सारे कमेंट इकट्ठे कर लिया होम लोन से रिलेटेड। तो हमने यहाँ पर एक गेस्ट को बुलाया, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव गेस्ट हैं। तो अंकित जी, हमारे पास बहुत सारे डाउट है, तो आपको सबको आंसर करना है होम लोन से रिलेटेड। मैं चाहता हूं कि कोई भी इस वीडियो को देखे तो उसको सारे के सारे डाउट होम लोन से रिलेटेड क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले आप ही बताइए, होम लोन आखिरकार होता क्या है? देखो, होम लोन काफ़ी लोगों का परसेप्शन सिर्फ ये है कि जी बना बनाया मेरे को घर लेना है तो उसे होम लोन बोल दिया। दूसरी बात, होम लोन तो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा ही। देखो, एक होता है कि किताबी भाषा में होम लोन समझाना कि जी होम लोन ये है, इसका इतना इंटरेस्ट रेट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट होम लोन का इतना है, HDFC का इतना है, ICICI का इतना है। ये सब हो गया किताबी ज्ञान, है ना, कि जी इंटरनेट से आपने नॉलेज उठा ली और आकर के एक वीडियो बना दी कि जी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, फ्लोटिंग इतना है। हम उस तरीके से इस वीडियो को नहीं बनाएंगे। बहुत रीसेंट बात है, मतलब 10 दिन पुरानी बात भी नहीं है। मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव है, एक मैडम है, उन्होंने अभी रिसेंटली एक प्लॉट परचेज किया है। ठीक है, उन्होंने होम लोन ICICI बैंक से लिया था। मैं यहाँ किसी भी बैंक का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो उन्होंने होम लोन लिया था। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से होम लोन लेना चाहिए। दूसरी बात, तो उनको क्या चैलेंजेस आए थे, उनको कितनी प्रोसेसिंग फीस लगी, फिर होम लोन में टर्म इंश्योरेंस वाला उनके साथ क्या एंगल आया, और ऑल टुगेदर किन चैलेंजेस के साथ कैसे उनका काम बना। कुछ हिस्सा उनको होम लोन के फॉर्म में मिला, कुछ हिस्सा उनको लैब के फॉर्म में मिला। तो एक जो रियल स्टोरी, जो रियल मतलब अभी जिन्होंने होम लोन लिया है ना, वो सारा उन्होंने मेरे से डिस्कस किया। तो ऑल टुगेदर स्टार्टिंग से एंडिंग तक होम लोन का जो रियल लाइफ एग्जांपल है ना, उसके साथ हम होम लोन जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो लोगों का परसेप्शन क्या है, अधिकतर लोगों को जरूरत भी यही है कि बना बनाया घर लेना है, और उसे को ही लोग मान लेते हैं कि जी ये होम लोन है। बट होम लोन सिर्फ बने बनाए घर को नहीं बोलते। अगर आपको कंस्ट्रक्टेड हाउस चाहिए वो तो होम लोन है ही है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक लैंड परचेज कर रहे हो, ठीक है जी, सिर्फ एक प्लॉट परचेज कर रहे हो, वो भी होम लोन का ही पार्ट है, ठीक है। और एक और चीज होती है, उसे बोलते हैं लैप, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये कायदे से होम लोन नहीं है। लैप हम एक तरह से ये बोल देते हैं कि मान लो मेरे पास बना बनाया घर है, उस घर को मैं बैंक के पास गिरवी रखता हूं और उसके अगेंस्ट एक लोन ले लेता हूं, उसको हम लैब बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है कि होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में फर्क क्या है। देखो, बेसिक फर्क यह है कि मान के चलो कि कोई एक बना बनाए घर है, उस बने बनाए घर को मैं खरीदना चाहता हूं और उस घर की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। 50 लाख रुपए मेरे पास खुद का पड़ा है, 50 लाख रुपए मुझे लोन चाहिए। तो बैंक 50 लाख रुपए मान लो लोन देने के लिए रेडी हो गया। अब जिस दिन मेरी रजिस्ट्री होएगी, बैंक का एक एम्प्लॉय 50 लाख रुपए का चेक लेके आएगा, और वो चेक किसको देगा? जो बेचने वाला है उसको वो चेक देगा। चेक किसके नाम का कटा होगा? जो बेचने वाला है उसके नाम का कटा होगा। यानी जैसे ही तहसील में मेरी रजिस्ट्री हो जाएगी, बेचने वाले और खरीदने वाले की फोटो हो जाएगी और रजिस्ट्री के कागज बन जाएंगे। जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी, बैंक का एम्प्लॉय वो चेक सेलर को दे देगा, यानी जो घर बेच रहा है उसको दे देगा, और मेरे अकाउंट में एक होम लोन शुरू हो जाएगा 50 लाख रुपए का। इसको बेसिकली हम बोलते हैं होम लोन। वेयर एज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है कि मान लो मेरा खुद का घर है, ठीक है, और उस घर की वैल्यू मान लो 2 करोड़ रुपए है, ठीक है। जिस घर में मैं रहता हूं उस घर की वैल्यू 2 करोड़ है। मेरे को बिजनेस शुरू करना है, या मान लो मेरे को कहीं घूमने जाना है, कोई भी रीजन हो सकता है, मेरे को मान के चलो 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ गई। मैं ये सोच रहा हूं कि यार मुझे लोन चाहिए, तो एक काम करते हैं, पर्सनल लोन वगैरह जो जितने भी ये दूसरे लोन है, ये तो बहुत महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिलते हैं। तो मुझे दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। मेरे पास प्रॉपर्टी तो है ही है, इस प्रॉपर्टी को हम मॉर्गेज करते हैं, यानी इस प्रॉपर्टी को हम बैंक में गिरवी रखते हैं, और इसके ऊपर एक लिमिट शुरू कर लेते हैं। तो मैंने बैंक के पास गया, मैंने कहा देखो जी मेरी प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की है, ये मैं आपके पास गिरवी रखता हूं, और इसके अगेंस्ट आप मेरे को एक होम लोन दे दो। सॉरी, होम लोन कह रहा हूं, इसके अगेंस्ट आप मेरे को एक लैब दे दो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे दो। तो बैंक उस प्रॉपर्टी के जो कागज होंगे वो अपने पास रख लेगा, और 1 करोड़ रुपए की मेरे को एक लिमिट शुरू कर देगा, यानी 1 करोड़ रुपए का मेरे को एक लोन दे देगा। उस पैसे का मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे मैं यूरोप घूम के आऊं, चाहे मैं बिजनेस शुरू करूं, या मैं अपने पास आए पैसे को चाहे मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, व्हाटसोएवर, बैंक मेरे से कुछ नहीं पूछेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में और होम लोन में, ठीक है जी। होम लोन में जो पैसा मिलता है वो सिर्फ घर खरीदने के लिए ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, और बैंक पैसा सीधा सेलर को देता है।
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपकी खुद की प्रॉपर्टी बैंक गिरवी करके अपने पास उसके अगेंस्ट आपको आपके ही पर्सनल अकाउंट में पैसा दे देता है। तो पहला तो ये एक डिफरेंस हो गया कि होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। अब इसके आगे अब आपके कुछ भी डाउट है तो एक एक करके हम शुरू करते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखो आपने बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल चीज़ें क्लियर कर दी, बट हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से और समझते हैं ताकि और क्रिस्टल क्लियर हो जाए हमारी ऑडियंस को। ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक प्लॉट है जिसकी वैल्यू 5 करोड़ है। अब प्लॉट आपको की वैल्यू 5 करोड़ है, प्लॉट की मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है। वो अब उसका आपके नाम पे है, मेरे नाम पे है। ठीक अब है उसका रजिस्ट्री रेट अलग होगा, मार्केट वैल्यू अलग होगी। अब आपने मानो वो प्लॉट खरीदना है और आपके पास यहाँ पर 1 करोड़ रुपए हैं आपके पास, ठीक है। उस सिनेरियो में कैसे रहेगा, होम लोन कैसे मिलेगा, रजिस्ट्री वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये सारी चीजें एक बार आप क्लियर देखो कर दीजिए। थोड़ा सा इसको ना और लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, देखो पहली चीज तो जितने का भी प्लॉट है एक्चुअल में जो बायर है वो उतने अमाउंट की रजिस्ट्री नहीं करवाता, ठीक है। अब आपका एग्जाम्पल थोड़ा सा आसान भाषा में लेते हैं। मान के चलते हैं जो आप पूछ रहे हो कि मैं बायर हूं, ठीक है जी, तो मेरे को मान लो कोई एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है और लेट अस सपोज वो प्रॉपर्टी की वैल्यू अपन 2 करोड़ मान के चलते हैं, ठीक है जी। तो 2 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी है जो मैं परचेज करना चाहता हूं, ठीक बात है। अब देखो सबसे पहला स्टेप 1 होम लोन का तो ये होता है कि मैं प्रॉपर्टी तो बाद में देखूंगा, सबसे पहले मैं बैंक से जाके ये तो पूछ लूं कि मेरे को आप लोन दोगे कितना। तो स्टेप 1 हम प्रॉपर्टी से शुरू नहीं करते, स्टेप 1 हम शुरू करते हैं कि मान लो आज मेरा मन बना है कि मेरे को प्लॉट लेना है या बना बनाए घर लेना है, तो स्टेप 1 तो मेरा ये होएगा कि सबसे पहले तो मैं बैंक में जाऊंगा। बैंक में जाऊंगा, मान लो मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूं तो मैं अपनी ITR दूंगा पिछले 3 साल की, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड दूंगा और GST रिटर्न्स दूंगा। कोई अगर नौकरी करता है तो वो फॉर्म 16 देगा, अपनी ITR देगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड देगा। तो स्टेप 1 तो यह है कि हम सबसे पहले तो बैंक में जाएंगे और ये बोलेंगे कि हमारे को सैंक्शन लिमिट बताओ कि आप हमें मैक्सिमम बेस्ड ऑन अवर इनकम कितना लोन दोगे, ठीक है जी। तो मान के चलो हम बैंक गए और बैंक वाले ने सब कुछ कैलकुलेट करके बोला कि हम मैक्सिमम आपको 1 करोड़ रुपए का लोन दे देंगे, ठीक बात है। तो ठीक है, फिर हम बैंक को बोलेंगे कि आप हमारे को सैंक्शन लेटर बना के दे दो। ये जो बैंक सैंक्शन लेटर बना के देगा ये अगले 3 महीनों के लिए वैलिड होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह उस पर लिखा है, जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह उस पर लिखी है, वो अगले 3 महीनों के लिए वैलिड है। और 1 करोड़ रुपए की जो मैक्सिमम होम लोन की लिमिट बैंक ने हमें बना के दी है वो अगले 3 महीनों तक मैं कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी पसंद कर सकता हूं, ठीक है जी। बस वो है कि वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही एग्रीकल्चर लैंड है उस पर लोन नहीं मिलेगा, तो बैंक भी वेरीफाई करेगा। हाँ, समझ के बात को, मतलब कहने का तो 1 करोड़ रुपया मेरे को बैंक देने के लिए तैयार है, मैं कभी भी उसको ले सकता हूं। तो पहला स्टेप तो मेरे पास ये हो गया ना कि 1 करोड़ की मेरे को बैंक ने सैंक्शन लेटर बना के दे दिया। स्टेप 2 ये है कि अब मैं देखूंगा कि मान लो मेरे पास कितने पैसे हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एज्यूम करो कि 50 लाख रुपए पड़े, खुद का 50 लाख है, 1 करोड़ बैंक लोन देने के लिए तैयार है। तो अब मैं 1.5 करोड़ की तो प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू करूंगा ना, ऐसे थोड़ी कि मेरे को बैंक का पता ही नहीं 50 लाख मेरे पास है और मैं 5 करोड़ की प्रॉपर्टी देख रहा हूं, करेक्ट है। अब मेरे पास मान लो 50 लाख रुपया कैश अपने पास खुद का पड़ा है, 1 करोड़ रुपए बैंक लोन देने के लिए रेडी है, ठीक है। या फिर आप मानो थोड़ा सा इसको बेटर समझने के लिए ना प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाते हैं, काम करते हैं, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी मानते हैं। तो 1 करोड़ मान लो बैंक लोन दे रहा है, 2 करोड़ मेरे पास खुद का पड़ा है, वेदर वो अकाउंट में पड़ा है या कैश की फॉर्म में पड़ा है, जैसा भी 2 करोड़ मेरा, 1 करोड़ बैंक जो है लोन देने के लिए तैयार है। अब मान लो मैं प्रॉपर्टी सर्च करनी शुरू करता हूं, ठीक बात है। अब प्रॉपर्टी मेरा बजट बन गया 3 करोड़ का, अब मैं प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हूं, मान लो मेरे को एक प्रॉपर्टी पसंद आ गई, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी पसंद आ गई, ठीक है जी। मान लो वो प्लॉट है या घर है, जो भी है, मान के चलते हैं चलो अभी प्लॉट है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा रियल एग्जांपल के साथ कोरिलेट कर रहा हूं, उन्होंने भी प्लॉट ही लिया था, ठीक है। तो अब वो मान लो प्लॉट है, 3 करोड़ रुपए का जी वो प्लॉट है, ठीक है जी। अब पहला सवाल, क्या 3 करोड़ का अगर वो प्लॉट है तो स्टेप नंबर 1 तो ये है कि आप बहुत ईमानदार इंसान हो, 3 करोड़ का प्लॉट है, आप तहसील में गए और आपने 3 करोड़ रुपए की ही रजिस्ट्री करवा ली। भाई जितने का आपने खरीदा उतने की ही आपने रजिस्ट्री करा ली। अगर तो आप बिल्कुल एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो और आपने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करी और 3 करोड़ की ही रजिस्ट्री करा ली, जो कि 0.1% लोग भी नहीं करते, कोई भी नहीं इस देश के अंदर, ठीक है। तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप बैंक में गए, मान लो अगर सिर्फ फीमेल के नाम पे रजिस्ट्री हो रही है तो ज्यादातर स्टेटों में 6% स्टैंप ड्यूटी लगती है कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 6×3=18, ठीक है, 6% हो गया तो 18 लाख रुपए आप सरकार को दे दोगे। मान लो अगर आपने हरियाणा में प्लॉट परचेज किया तो हरियाणा सरकार को दे दोगे, पंजाब में परचेज किया तो पंजाब सरकार को दे दोगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं। अगर हाँ, पूरी बात, अगर मान लो कोई ऐसा कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने
सरकार को भी बताया कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसके पीछे आपने 18 लाख रुपए टैक्स दे दिया, यानी स्टैंप ड्यूटी पे कर दी, और बैंक को भी आपने बताया कि ये जी 3 करोड़ की मैं रजिस्ट्री करा रहा हूं, तो बैंक भी सेटिस्फाइड है, हाँ जी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ इसके पास है, 1 करोड़ ये मेरे से लोन ले रहा है, तो दैट्स इट, सारा मैटर क्लियर है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर आप 3 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो 99.99% लोग उसकी जो रजिस्ट्री है वो कलेक्टर रेट पे करते हैं, जो आपके एरिया का कलेक्टर रेट है उस पे करेंगे। अब आप कहते हो कि 3 करोड़ की तो आपको प्रॉपर्टी पसंद आई है, लेकिन आप उसकी रजिस्ट्री कराओगे 50 लाख रुपए की। बिल्कुल ठीक बात है, आप तहसील में जाओगे और आप प्रॉपर्टी कलेक्टर रेट पे कराओगे कि उस एरिया का कलेक्टर रेट क्या है, सरकारी रेट क्या है, आप उस रेट पे जाकर के रजिस्ट्री कराओगे। मान लो उस एरिया का कलेक्टर रेट 50 लाख है, आप तहसील में जाते हो और आप 50 लाख रुपए की रजिस्ट्री कर लेते हो। ठीक बात है। अब इसमें गड़बड़ क्या आती है, अब इसमें आप कह रहे हो अब एक्चुअल में प्रॉपर्टी आप 3 करोड़ की परचेज कर रहे हो, तो इसको तो हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू उसकी 3 करोड़ है, लेकिन आप उसकी रजिस्ट्री करा रहे हो 50 लाख रुपए की, तो कागजों में तो वो प्रॉपर्टी 50 लाख की होगी। बैंक आपको प्रॉमिस करके बैठा है कि मैं 1 करोड़ रुपए का लोन दूंगा, लेकिन कागजों में आप प्रॉपर्टी दिखा रहे हो 50 लाख रुपए की। अब बैंक तो कागज के हिसाब से चलेगा, बैंक को तो आरबीआई को भी जवाब देना है। बैंक ये थोड़ी कहेगा 50 लाख की प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर 1 करोड़ का होम लोन ले ले, बैंक पे तो कल ताला लग जाएगा। करेक्ट है बात। तो यहां पे फिर बैंक गेम को घुमाता है और आप सबको इसी तरीके से ही लोन मिलेगा, क्योंकि 99.99% लोग जितने की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसके 1/6 या 1/7 रेट की ही रजिस्ट्री कराएंगे। समझ गए आप। इस एग्जांपल में ये समझ गए ना कि बैंक यहां पे हमारे को 50 लाख रुपए की हम रजिस्ट्री करा रहे हैं तो कागजों में 50 लाख दिखा रहे हैं। अब बैंक 1 करोड़ का लोन कैसे दे? और अच्छा दूसरी बात, बैंकों का तो ये भी नियम है कि मान लो अगर मेरे को 1 करोड़ की एक एग्जांपल लो, अगर मेरे को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पसंद आई है और मैं बैंक को कहता हूं कि पूरा 1 करोड़ लोन दे दे, बैंक तो वो भी नहीं करता। बैंक तो कहते हैं कि 20-25% तो डाउन पेमेंट कर, ऊपर का मैं लोन दूंगा। समझ के बात को। अब हमारे एग्जाम्पल में हम कागजों में तो दिखा रहे हैं प्रॉपर्टी 50 लाख की है, उस पे बैंक कहेगा यार 20% डाउन पेमेंट तो कर दे भाई, कम से कम 10 लाख डाउन पेमेंट तो कर, 40 लाख मैं लोन दूंगा। करेक्ट बात है। तो इसमें बैंक गेम ये घुमाता है। बैंक कहता है कोई बात नहीं, आपको पता है प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है, मुझे भी पता है प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है, आपने रजिस्ट्री कराई 50 लाख रुपए की, कागजों में 50 लाख की चढ़ी, आपने मान लिया 50 लाख की, मैंने मानी 50 लाख की, कोई बात नहीं। आप 50 लाख की हम प्रॉपर्टी मान लेते हैं कागजों में, 20% आप डाउन पेमेंट कर दो, तो बैंक कहेगा ठीक है जी आप 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दो, 40 लाख रुपए मैं आपको होम लोन देता हूं। ठीक है जी। तो बैंक 40 लाख का एक चेक बनाएगा और सेलर के नाम का चेक बना देगा, 40 लाख रुपए रजिस्ट्री होते ही सेलर को दे देगा। ठीक है। करेक्ट है जी बात। लेकिन बैंक ने कितना प्रॉमिस किया? 1 करोड़ रुपया देने का। अब बैंक कहता है प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी, ठीक बात है, आप उसके मालिक हो। हमने कागजों में 50 लाख की दिखाई, रजिस्ट्री होगी, आप प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। लेकिन बैंक कहता है आपको भी पता है प्रॉपर्टी 3 करोड़ की है, मुझे पता है 3 करोड़ की है। तो हम एक काम करते हैं, जो ऊपर का 60 लाख है, मैंने तो आपको 1 करोड़ देना ना, ऊपर का जो 60 लाख है वो मैं आपको लैब की फॉर्म में दूंगा ना। लैब देने से मुझे कौन रोक रहा है? बैंक को लैब देने से तो कोई नहीं रोक रहा। बैंक कहेगा ठीक है आपकी प्रॉपर्टी हमारे पास ही गिरवी पड़ी है, ऊपर का जो 60 लाख है वो हम आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की फॉर्म में देंगे। तो बैंक हर केस में 2 चेक बनाएगा। एक चेक जो 40 लाख का बना वो बना होम लोन के नाम का, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। दूसरा 60 लाख का चेक बनेगा, ये बनेगा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के नाम का, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि लैब के इंटरेस्ट रेट्स होम लोन से थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक बात है। तो आपकी ओवरऑल बचत होगी, क्योंकि आपने 50 लाख की रजिस्ट्री कराई। अब 50 लाख का 6% पकड़ लो तो कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गया। 50 लाख का 6% 30, हाँ 3 लाख रुपए हो गया। और दूसरे केस में आपको लग रहा था 3 करोड़ का 6% तो 18 लाख रुपए लग रहा था। तो आपकी ऑब्वियस ही बात है हर कोई स्टैंप ड्यूटी बचाएगा। बिल्कुल समझ के बात को। तो इस तरीके से अपना बेसिक होम लोन काम करता है। ठीक है। क्योंकि कोई भी रजिस्ट्री फुल अमाउंट की नहीं कराता प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है। दूसरी बात देखो, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के बारे में समझाता हूं। अगर तो मैं मान लो पूरा बना बनाया घर खरीद रहा हूं, ठीक है, कि कोई कोठी है बनी बनाई है उसको मैं खरीद रहा हूं, तो सरकारी बैंकों के होम लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग आज की डेट में 7.5% से शुरू हो जाते हैं। और आज क्या डेट हो गई है अपनी, जब अपन 17 तारीख हो गई है। आज ही लेटेस्ट इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल सुबह ही मैंने पढ़ा कि उम्मीद है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट आरबीआई कम करेगा, तो आपके होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है जी। तो दूसरी बात,
कि इंटरेस्ट रेट्स की हम बात करें तो अगर हम बना बनाया घर लेते हैं कि मान लो कोई कोठी है उसका बना बनाया घर लेता हूं तो सरकारी बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका सिविल विविल परफेक्ट है तो कैनरा जैसे बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, एसबीआई भी अच्छा कर रहा है, तो इनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 7.5% से शुरू हो जाते हैं। ठीक है। होम लोन अगर बना बनाया। वहीं प्राइवेट प्लेयर्स जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई इनके लगभग 7.75% के आसपास है। ठीक है, थोड़ा सिविल 19-21 है तो 7.85%। ठीक है, जैसे अभी जिनको होम लोन दिलाया एक मेरे क्लोज रिलेटिव है उनको आईसीआईसी से दिलाया तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.85% पे गया। ठीक है, बट उनकी बैंकिंग वगैरह सब कुछ आईसीआईसी से थी, उनका रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसी से था, तो उनको ये था कि मेरे को धक्के नहीं खाने। बट हाँ, ऑब्वियस ही बात है, हर किसी का बजट है, शी कैन अफोर्ड, तो उनको ये था कि मेरा काम बस हो जाना चाहिए, मुझे 25-30 पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता है इंटरेस्ट रेट के। बट ये है कि अगर लंबा टेन्योर होता है होम लोन का तो 0.10% से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो हमें होम लोन एज एन एजुकेशनल पर्पज से अगर हम देख रहे हैं तो हमें वहीं से ही लेना है जहां हमें सबसे सस्ता पड़े। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, अगर आप सिर्फ एक प्लॉट परचेज कर रहे हो तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको होम लोन का पड़ रहा है, जैसे सरकारी बैंक मान लो 7.5% पे होम लोन दे रहे हैं बने बनाए घर पे, तो वही 7.60%, 7.70% तक चले जाएंगे अगर आप सिर्फ प्लॉट परचेज कर रहे हो। अगर आप लैप ले रहे हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो यही लोन 8%, 8.25% तक चला जाएगा। आधे % का डिफरेंस आ जाता है। आधा % एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। होम लोन लेना कहाँ से है? देखो, पहली चीज़ तो एनबीएफसीज को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि एनबीएफसी एक आधी भी किश्त ऊपर नीचे होगी ना तो बहुत हैवी पेनल्टीज इंपोज करती हैं। अगर हमारा सिविल विविल ऐसा है कि हमें लोन नहीं मिल रहा, मजबूरी है, तो हम एनबीएफसी पे चले जाएंगे। लेकिन अगर मेरा सिविल स्कोर परफेक्ट है, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, तो सबसे पहले मैं किसको प्रेफर करूंगा? सरकारी बैंकों को, क्योंकि सरकारी बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स सबसे कम है। दूसरी बात, सरकारी से मैं नहीं लेना चाह रहा तो फिर मैं प्राइवेट बैंकों की तरफ आऊंगा, जैसे आपका आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, इनकी तरफ आऊंगा। मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी इग्नोर करूंगा, जितने भी ये 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। रीजन ये है कि इनके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से स्लाइटली हायर साइड पे हो जाते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। तो पहली प्रायोरिटी सरकारी, दूसरी प्रायोरिटी बड़े बड़े जो प्राइवेट बैंक है वहां से। इन पे काम नहीं बन रहा तो फिर तीसरी प्रायोरिटी मेरे लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक होगी। अगर कहीं पे भी काम नहीं बन रहा, फिर मजबूरी है, तो फिर मैं एनबीएफसीज की तरफ जाऊंगा। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपके और डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल है, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है। नहीं, आप पूछो, बिल्कुल खोल के पूछो। एक डाउट मेरा सबसे पहले ये आता है कि मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट का कोई चक्कर होता है। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस का होम लोन के अंदर क्या रोल रहता है, तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, एलटीवी, मॉर्टगेज, आप एक एक करके पूछो, फिर मैं भूल जाऊंगा। सबसे पहला तो डाउट यही है कि एप्लीकेंट को एप्लीकेंट का क्या रोल रहता है? देखो, एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट, जैसे मान के चलो, लेट अस सपोज एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। ठीक है जी, हस्बैंड अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है, तो हस्बैंड ने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड बैंक को दिया, तो एप्लीकेंट हो गया हस्बैंड। बैंक क्या कहता है कि अगर कोई भी होम लोन की एप्लीकेशन दे रहा है तो हमें एप्लीकेंट भी चाहिए, को एप्लीकेंट भी चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो भी, नहीं हुई है तो भी। अगर शादी हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेंट को एप्लीकेंट में स्पाउस ही आएंगे, कि अगर हस्बैंड मेन अप्लायर है तो उसकी वाइफ हमारे लिए को एप्लीकेंट होगी, बैंक ये कहेगा। लेकिन मान लो जैसे अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो फिर वो अपने फादर को, मदर को, सिस्टर को, ब्रदर को, फैमिली में किसी को भी को एप्लीकेंट बना सकता है। अब बात आती है कि अगर मान लो एप्लीकेंट का और को एप्लीकेंट का सिबिल स्कोर परफेक्ट है, एप्लीकेंट भी वर्किंग है, को एप्लीकेंट भी वर्किंग है, तो दोनों की इनकम को बैंक मर्ज करके आपको एनहांस करके लिमिट दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हस्बैंड अकेला अप्लाई करता तो मान लो उसे 1 करोड़ रुपए का बैंक मैक्सिमम सैंक्शन लेटर दे रहा है, लेकिन वाइफ भी अर्निंग है, वाइफ उससे आधा कमाती है, वाइफ को हमने को एप्लीकेंट बनाया, तो दोनों की इनकम को मर्ज करके बैंक कहेगा हम आपको मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक का लोन दे देंगे। लेकिन कई बार होता है कि हस्बैंड का सिबिल स्कोर तो ठीक है लेकिन वाइफ का बिल्कुल खराब है, यानी एप्लीकेंट का तो ठीक होना ही चाहिए, वो तो मेन बंदा है, एप्लीकेंट का ठीक है लेकिन को एप्लीकेंट का सिबिल स्कोर खराब है, तो बहुत बार कुछ बैंक्स केस को रिजेक्ट ही कर देते हैं। लेकिन अगर केस को मान लो, जैसे अब हमने जिनके लिए अप्लाई किया वो शी इज फीमेल, वैसे खुद ही प्रॉपरेटर है, अपना खुद का बिजनेस करती हैं, हस्बैंड का अलग है, ठीक है, तो उस केस में उनका जो हस्बैंड है उनका सिबिल स्कोर खराब था, और खराब भी मतलब ऐसा खराब कि अच्छा खासा ही खराब था। तो वो अगर उनको हम, अगर फीमेल का जो सिबिल स्कोर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है जी, तो हमने फीमेल को एप्लीकेंट बनाया, बैंक वाले बोले कि जी को एप्लीकेंट भी दो। अब अगर को एप्लीकेंट उनके हस्बैंड को बना देते
तो वो पूरा का पूरा केस ही रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनका सिविल स्कोर, उनका कार लोन का डिफॉल्ट है बेसिकली, तो उनका सिविल स्कोर खराब हो, उनका केस रिजेक्ट हो जाता है। समझ के बाद तो हमने क्या एक्सक्यूज दिया, हमने कहा कि शी इज सेल्फ डिपेंडेंट, अपना बिजनेस कर रही है, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी फर्म के लिए नई प्रॉपर्टी परचेज कर रही है, तो हमने कुछ ऐसे एक्सक्यूज दे करके बैंक को एक ट्रस्ट में लिया, तो बैंक मान गया। बट बैंक ने क्या कंडीशन लगाई, बैंक बोला कि ठीक है, इनके ITR वगैरह सब ठीक है, GST रिटर्न सब कुछ है, सब कुछ फिट है, आप को एप्लीकेंट ऐड नहीं कर रहे, तो इसके बदले हम आपको ये कह रहे हैं कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। आप झिकपिट नहीं कर सकते कि हम टर्म इंश्योरेंस नहीं लेंगे। बट फिर उसमें भी हमने नेगोशिएट किया, हमने कहा कि ठीक है, हम 20 साल के लिए होम लोन ले रहे हैं ना, लेकिन हम टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 2 साल के लिए ही लेंगे, जिससे हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर आ गया था ना कि टर्म इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। समझ के बात को, कि दोबारा चाहे अगर आपके पास है तब भी लेना पड़ेगा, तो वो क्रॉस सेलिंग वाली चीज़ आ गई। बट फिर मजबूरी हो गई थी कि लेना ही था, समझ गए। लेकिन अगर को एप्लीकेंट और एप्लीकेंट दोनों का ही सिविल स्कोर ठीक होता तो टर्म इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। वैसे एक बात बता दूं, RBI के रूल्स के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस लेना कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वैसे ले लेना चाहिए। क्योंकि रीज़न क्या है, मैं बहुत बार देखता हूँ, काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि एक मेल है जिसने होम लोन लिया और वही मेन अर्निंग मेंबर है फैमिली का, और भगवान मतलब किसी के साथ ना करे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो अब फैमिली कैसे किस्तें भरे। बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। मतलब मेरा यही सलाह है कि टर्म इंश्योरेंस ले लो, चाहे बैंक से मत लो, बैंक क्योंकि क्रॉस सेल करेगा, बैंक से मत लो, आप अपना अलग से टर्म इंश्योरेंस ले लो, ठीक है, एक सेफ्टी के लिए। जितने का होम लोन है एटलीस्ट उतने का टर्म इंश्योरेंस ले लो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। भगवान ना करे अगर वो दुनिया में रहे ना रहे, घर से बाहर निकलने की नौबत नहीं आती है फिर। सही बात, ठीक बात है। तो ये एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट का मेन चक्कर होता है कि दोनों की एक तो इनकम मर्ज हो जाती है, दूसरा अगर किसी का भी सिविल स्कोर खराब है तो बैंक प्रेशराइज करता है कि फिर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी हो जाता है। ये बस बैंक के पर्सनल रूल है, RBI का ऐसा कुछ नहीं है। RBI कहता है कि लो ना लो वो कस्टमर की अपनी मर्जी है, बट ले लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। बट इसके अंदर एक चीज़ ये भी होती है, लेट सपोज किसी बंदे ने बैंक से टर्म इंश्योरेंस ले लिया, वो भी अगले 20 साल के लिए, बैंक वाला बंदा बोलेगा कि आपको अगले 20 सालों के लिए भरना है, आप चाहे ना भी भरो तब भी कुछ नहीं होगा, तो उस केस में बहुत से लोग छोड़ भी देते हैं टर्म इंश्योरेंस भरना। तो उस टाइम क्या देखो, होता है? बैंक वाले हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे केस में क्या हुआ, चलो पहले मैं आपकी ये बात खत्म करता हूँ। जो टर्म इंश्योरेंस बैंक वाला लेगा, जैसे सपोज करो किसी ने 2 करोड़ का होम लोन लिया और 20 सालों के लिए लिया, अब वो कहता है कि चलो मेरा टर्म इंश्योरेंस भी कर दो, ठीक है भाई, 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कर दो और अगले 20 साल के लिए मेरे को कवर कर दो, तो इसका प्रीमियम कुछ मान लो 3-4 लाख रुपए बना। तो बैंक क्या कहता है कि 3-4 लाख रुपए प्रीमियम हमने भर दिया आपके नाम का, ये हमने एज अ लोन दिया आपको 3-4 लाख रुपए, और ये जो प्रीमियम है आपका एज अ लोन शुरू हो गया। अब बिल्कुल, अब आप उसको अगर नहीं भरते तो अपना एक लोन डिफॉल्ट कर रहे हो आप। सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट ये कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है कि 2 प्रीमियम भरे, चल बैंक वाला भी खुश हो गया, हमने भरने बंद कर दिए। बैंक वाला कहता है कि हमने 1 टाइम आपका प्रीमियम भर दिया, अब ये तो एज अ लोन शुरू हो गया आपका। तो बैंक वाले तो बहुत जगह पागल बनाते हैं। हमारे केस में ऐसा हुआ कि जो बैंक वाला आया, कुछ ना चार्जेस होते हैं, जैसे लीगल चार्जेस, वैल्यूएटर के चार्जेस, कुछ प्रॉपर्टी जो इन्होंने ली थी वो पंजाब में थी, तो पंजाब में एक आर्टिकल 6 सिर्फ पंजाब में लगता है और कहीं नहीं लगता। ये होता है कि जितने का होम लोन है उसका 0.25% पैसा आपको पंजाब सरकार को एज अ टैक्स देना होता है। ये दूसरी स्टेट में कहीं पे भी नहीं है, तो वो भी पैसा देना था। तो उसने एक स्कैनर भेज दिया एडवोकेट का, बोले इस पर स्कैन कर देना, ये आपकी पेमेंट बन गई। जो उसने पेमेंट बनाई थी वो 10-1 हज़ार फालतू बना दिया। हो सकता है उसकी सेटिंग हो आगे, ठीक बात है। तो बट मतलब मेरे बहुत बहुत रिलेशन है, ठीक है, बैंक के अंदर, मतलब मेरे ही बहुत सारे जानने वाले उस बैंक में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने फ़ोन करके कंफर्म किया, तो मुझे पता लगा कि ऐसा नहीं है। तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि कोई भी चार्जेस अगर बैंक एम्प्लॉय आपको बोलता है, वेदर कोई भी बैंक हो, चाहे SBI हो, ICICI, HDFC, कोई भी बैंक हो, अगर बैंक एम्प्लॉय आपको बोल रहा है कि ये चार्जेस हैं, ये स्कैनर पे कर दो, आपको सिंपली एक चीज़ बोलनी है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चार्जेस हैं वो आप अपनी ऑफिशियल मेल ID से मेरे को मेल कर दो, दैट्स इट। वो आपको कोई फालतू चार्जेस मेल नहीं करेगा, वरना झुटपुट पैसा सबको चाहिए। बिल्कुल, हर कोई कहीं ना कहीं जहां मौका दिखता है वो पैसा बनाता है अपना। तो एक चीज़ ये याद रखना, होम लोन लो, कोई भी चीज़ लो, बैंक के साथ एम्प्लॉय है वो ये बोलो कि मेरे को मेल कर दो भाई अपनी ऑफिशियल मेल ID से। कल को क्रॉस चेक करना पड़ जाए और आपका निकल गया, आप किसी भी दूसरे एम्प्लॉय को या उसके सीनियर को दिखा करके उसको टर्मिनेट भी करा सकते हो। तो आप एक सेफर साइड पर, वो कभी भी अपनी ऑफिशियल मेल ID से आपको गलत चार्जेस नहीं भेजेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके अलावा अंकित जी, प्रोसेसिंग फीस अभी आपने बात करी, लीगल वाला बंदा, वैल्यूएटर, तो एक बार ये थोड़ा और बता दो। देखो, लीगल
और वैल्यूएटर का काम ये होता है कि मान लो आप कह रहे हो कि मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, मेरे को उसके लिए 1 करोड़ का लोन दे दो। तो वैल्यूएटर बैंक हायर करता है, उसकी 2-3 हज़ार रुपये फीस होती है। वैल्यूएटर का बस ये काम है कि वो जाके मार्केट में चेक करता है कि क्या वो प्रॉपर्टी असलियत में 2 करोड़ की है भी कि नहीं। पता लगे प्रॉपर्टी 50 लाख की, आप कह रहे हो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ का मेरे को लोन दे दो। बैंक वाला 1 करोड़ का लोन देगा, कल को वो कहेगा ठीक है जी टाटा राम राम, समझ गए। तो वैल्यूएटर का ये काम होता है। प्रोसेसिंग फीस बेसिकली आप कह सकते हो कि जितने का होम लोन है उसके अगेंस्ट एक फाइल चार्ज होता है। जैसे हमारे केस में 0.25% लगा, ठीक है, कि मान लो अगर किसी का ज्यूम करो 1 करोड़ का लोन है, तो 1 करोड़ का 1%, 1 लाख, 0.25% हो गया 25,000 रुपये। तो अगर 1 करोड़ का लोन है तो 25,000 एज अ प्रोसेसिंग फीस हो गया। ये नेगोशिएबल होती है। लेकिन हमारे केस में ऐसा था कि जिस मैडम का लोन था ना, उनके हस्बैंड का सिविल स्कोर खराब था, मैंने आपको बताया, तो वो नेगोशिएट वाला एंगल खत्म हो गया। ठीक है, कमी हो गई ना उनके अंदर कुछ एक, ठीक है। तो इतना नेगोशिएट नहीं कर पाए वो। वरना वैसे ये नेगोशिएट हो गया, आप पकड़ो 0.15% या 0.10% तक भी चला जाता है प्रोसेसिंग फीस। ठीक है, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो उसको। ठीक है। तो अंकित जी, वीडियो बहुत अच्छी बन रही है और थोड़ी लंबी भी बन रही है, कोई बात नहीं। मेरा ना एक एग्जांपल और चाहिए मैं आपसे। एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपकी ऑडियंस से कि अगर अभी तक आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे मतलब आप ये समझो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ज़रा सा भी नॉलेज एनहांसमेंट हुआ है आपका, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट किया करें। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल आपकी तरफ से चाहिए, पूरा का पूरा प्रोसेस बताओ। जैसे मान लो कि किसी ने प्लॉट खरीदना है, तो बयाना क्या होता है, रजिस्ट्री कैसे होती है, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाओ। देखो ये थोड़ा प्रॉपर्टी डीलर बनाओगे आप मेरे को, और कुछ भी नहीं है। बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, देखो लोगों को पता होनी चाहिए। स्टेप 1 तो यही है कि प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो आप सबसे पहले तो बैंक जाओ। बैंक जाके आप सेंक्शन लेटर लो कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है, आपका पैन कार्ड, सैलरीज प्रूफ दे करके। तो आपको उससे एक आइडिया मिल गया। जैसे हमारे केस में हम अपना एग्जांपल लेके चल रहे थे कि बैंक हमें 1 करोड़ का लोन देने के लिए तैयार था। 2 करोड़ मान लो मेरे पास थे, तो मेरा बजट 3 करोड़ हो गया। अब सबसे पहले तो मैं एक प्रॉपर्टी डीलर ढूंढूंगा जो कि मेरे से, नॉर्थ इंडिया में तो यही चलता है कि 1% कमीशन लेता है, कि अगर मान लो मेरे को 3 करोड़ की प्रॉपर्टी दिला रहा है तो 3 लाख रुपये वो कमीशन लेगा। ठीक है जी, 3 लाख बेचने वाले से, 3 लाख खरीदने वाले से, नॉर्मली ये होता है। ठीक है, अब अच्छा दूसरी बात, चलो ये तो लास्ट में होता है जब रजिस्ट्री हो जाती है। अब मान लो 3 करोड़ की मेरे को प्रॉपर्टी पसंद आ गई, सबसे पहले मैं एक टोकन मनी दूंगा। ठीक है, मान लो 2 लाख 5 लाख कुछ भी दे सकता हूँ कि हाँ जी ये टोकन मनी है, एडवांस, ये प्रॉपर्टी मेरी बुक हो गई। 2-4 दिन के बाद बयाना, जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में हम बयाना रख लेते हैं। बयाने का मतलब ये है कि अब जैसे मान के चलो कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो इसका 25% यानी 75 लाख रुपए हो गए, 25% वो मेरे को बयाना देना है। यानी मैं 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूं तो 75 लाख रुपए मेरे को बयाना देना है, यानी 25% पैसा मेरे को बयाना देना। बयाना दे दिया, बयाने पे सब कुछ लिखा जाता है, बयाने पे टाइम लिख लिया जाता है कि बचा हुआ जो 2 करोड़ 25 लाख रुपए है वो हम 45 दिन के बाद, 60 दिन के बाद आपको पेमेंट कर देंगे और फिर हम रजिस्ट्री करवा लेंगे। इसको बयाना बोलते हैं। ठीक है, मान लो आपने 60 दिन का टाइम रख लिया, यानी 2 महीने का टाइम रख लिया। 60 दिन के बाद अगर खरीदने वाला 2 करोड़ 25 लाख रुपए अरेंज नहीं कर पाता तो उसके 75 लाख रुपए भी मर गए। समझ के बात को। और अगर मान लो 2 महीने के बाद, 60 डेज के बाद, प्रॉपर्टी बेचने वाला अभी नहीं बेच पा रहा किसी भी कारणवश, या उसका मूड बदल गया, अभी मैं नहीं बेच रहा, तो वो आपको डबल करके पैसे देगा, यानी वो 75 + 75 1.5 करोड़ रुपए आपको देगा। ये बेसिक एक वो होता है, अंडरस्टैंडिंग है। बयाने का मतलब ये होता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो आपको प्रॉपर्टी डीलर पे डाउट है, कुछ भी, कि ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, कुछ भी डाउट है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलरों का रोज का काम है, वो ये कहेंगे बयाना 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। लेकिन अगर मान के चलो आपको विश्वास है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुनिया 100 रुपए पे लिखती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार मैं 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूं, तो मैं जो लीगल स्टैम्प है उसी पे लिखवाऊंगा, तो आप 4,000 रुपये का, जो 4,000 है 4500 रुपये का स्टैम्प पेपर आता है, उसी पे ही बयाना लिखवाओ, क्योंकि वही अगर कल को कुछ इशू हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो वही वैलिड है कल को कोर्ट में पेश करने के लिए। कई बार प्रॉपर्टी डीलर बोल देते हैं कोई बात नहीं, 100 रुपये वाले स्टैम्प पे ही लिखवा लो, कल को कुछ आ भी जाए तो अपने को 3900 रुपीज़ और फीस भर करके वो चल जाता है कोर्ट में केस, कोई लेकिन आप फिर भी रिलैक्स अगर रहना चाहते हो तो 4,000 रुपये के स्टैम्प पे ही बयाना लिखवाओ। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी डीलरों का रोज का काम होता है। फिर हमारा बयाना हो जाता है ना, बयाने के बाद मान लो हमने 60 दिन का टाइम रख लिया कि हम रजिस्ट्री कराएंगे 60 दिनों के बाद। बयाने के पकड़ के चलो 20 या 25 दिन के बाद एक एनओसी का प्रोसेस होता है। एनओसी के लिए फिर आपको, जो आपके शहर में मान लो जैसे हरियाणा में हुड्डा है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो हुड्डा भवन जाओगे। पंजाब में पुड्डा है,
पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो कोई पंजाब में प्रॉपर्टी ले रहा है तो पुड्डा भवन जाएगा। तो मान लो कोई पंजाब में प्रॉपर्टी ले रहा है तो फिर पुड्डा भवन जाएगा, ठीक है जी। वहाँ जा करके उसकी एनओसी होएगी। एनओसी में खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों की फोटो होती है एक एक करके। एनओसी का मतलब यह है जिस दिन एनओसी हो गई अब 50% मालिक खरीदने वाला है, 50% मालिक बेचने वाला है। एनओसी का सिंपली मतलब यह है कि एनओसी अब निकलेगी, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, इस प्रॉपर्टी पे कोई भी पेंडिंग पेमेंट नहीं है सरकार को। समझ गए? कई बार नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जेस लगे होते हैं, कुछ भी आपने क्लियर कर दिया आज तक का, इसके आगे कोई चार्जेस होंगे तो खरीदने वाला भरेगा, ठीक बात है। एनओसी हो गई। अब एनओसी के बाद फिर रजिस्ट्री की डेट आ जाती है। फिर रजिस्ट्री वाले दिन फिर दोबारा आपको तहसील में जाना है, वहाँ फोटो होएगी आपकी, सब रजिस्ट्रार के आगे फोटो होएगी, फिर आपकी फोटो होएगी, बेचने वाले की, और 2 विटनेस, 4 लोग बैठते हैं, उनकी फोटो होती है। वही फोटो रजिस्ट्री पे आ जाती है। वो होने के बाद आप बाहर आओगे, साइन करोगे, अंगूठे लगेंगे, ठीक है। सब कैसे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ो, साइन भी करना है, अंगूठा भी लगाना है। प्रॉपर्टी आपके नाम पे चढ़ गई, ठीक बात है। प्रॉपर्टी आपके नाम पे चढ़ने के बाद फिर 2-4-5 दिन के बाद एक अगला होता है चेंज ऑफ ओनरशिप, ठीक है, जिसको हम इंतकाल भी बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। कि प्रॉपर्टी कहने का मतलब प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई, मतलब फोटो वोटो आ गई सब कुछ, लेकिन अभी आपके नाम नहीं चढ़ी, एक लीगल फॉर्मेलिटी है, उसको हम चेंज ऑफ ओनरशिप बोलते हैं। बस उसमें सेलर का काम खत्म, जिस दिन रजिस्ट्री हो गई सेलर टाटा बाय बाय, वो उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर चेंज ऑफ ओनरशिप में आप अकेले जाओगे, आप बोलोगे ये मोबाइल नंबर अपडेट करना है इसमें, ये मेरे साइन है, और साइन करोगे, बस 2 फॉर्म होते हैं उस पर साइन करोगे, आपके नाम पे प्रॉपर्टी चढ़ गई, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस, अगर आपने लोन लिया तो फिर पीटीएम होता है, परमिशन टू मॉर्टगेज, कि अब आप तहसील में जाके परमिशन दे रहे हो कि मैंने एसबीआई से लोन लिया, मान लो आपने एसबीआई से लोन लिया, तो आप परमिशन दे रहे हो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी एसबीआई के पास गिरवी रख रहा हूँ, मॉर्टगेज करा रहा हूँ। कब तक? जब तक मेरा लोन खत्म नहीं होता। जिस दिन मैं एसबीआई से एनओसी ला के आपको दूंगा, ये मॉर्टगेज हट जाएगा, प्रॉपर्टी मेरे नाम ही पूरी रहेगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था जी। जैसे किसी ने होम लोन लिया हो और उसी दिन रजिस्ट्री होगी, तो होम लोन वाला बंदा चेक रजिस्ट्री वाले दिन ही देगा ना? बिल्कुल, रजिस्ट्री होने के बाद ही देगा, उससे पहले भी नहीं देगा। जिस टाइम रजिस्ट्री हो जाएगी, तहसीलदार के साइन हो जाएंगे, उसके बाद ही बैंक वाला आपको, सेलर को चेक देगा। ठीक है। तो आपने ये तो पूरा का पूरा जितना समझाया, पूरा का पूरा रियल लाइफ एग्जांपल समझा दिया, सारी की सारी चीज़ें। अब बैंक के अंदर कुछ छोटी मोटी टर्म्स होते हैं, एक बार थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बैंक के अंदर एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। फिक्स्ड तो खत्म ही कर दिया। फिक्स का मतलब ये है कि मान लो अगर आज 7.5% होम लोन चल रहा है, फिक्स छोड़ो, आपके तो फ्लोटिंग पे चाहिए। होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई की रेपो रेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कल को रेपो रेट अगर बढ़ गई तो आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देगा, घट गई तो घटा देगा, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। फिक्स्ड का मतलब है कि अगर आज 7.5% तो 7.5 पत्थर की लकीर हो गया। आपने 20 साल के लिए होम लोन लिया तो 20 साल तक 7.5% ही रहेगा। लेकिन फिक्स्ड ऐसा थोड़ी कि आज फ्लोटिंग 7.5% में मिल रहा है तो फिक्स भी 7.5 पे मिलेगा। फिक्स्ड 1-1.5% महंगा देता है बैंक। अगर फ्लोटिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है तो फिक्स्ड 9% पे देगा। तो फिक्स लेने का कोई फायदा नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, अब तो बिल्कुल नहीं है। अब तो इकोनॉमिक टाइम्स ने छाप दिया ये चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट घटेगी, और ऑब्वियस ही बात है कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। तो जब आप इंटरेस्ट रेट्स कम करोगे तभी तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे, बिल्कुल, तभी मार्केट में पैसा आएगा, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी जस्ट एक टूल है आरबीआई का, ठीक है, जिससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है। तो अभी प्रोबेबिलिटी यही है कि घटेगा, तो फिक्स पे लेने का कोई फायदा नहीं है, कभी भी कोई फायदा नहीं है। अभी हम मतलब समझो हम वी आर लिविंग इन अ ग्रोइंग कंट्री, तो हमें कोई फायदा नहीं है हम फिक्स पे ले करके बैठ जाएं 1-1.5% महंगा, तो भी घटेगा, कोई ऐसा कोई नहीं है, हम फ्लोटिंग पे ही लेंगे, कोई जैसी बात। अच्छा, मैक्सिमम बैंक कितना लोन देता है पर्सन के हिसाब से? लेट सपोज एक बंदा है 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो उसका तो 60 लाख दे देगा। किस हिसाब से होता है? जितना वो मंथली कमा रहा है उसका 60 टाइम्स दे देता है। ओके, ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है। इसके बाद 2-3 टर्म्स और होती है छोटी मोटी। एलटीवी, वो क्या होता है? एलटीवी इज लोन टू वैल्यू, कि जैसे मान लो लोन टू वैल्यू मतलब जैसे समझो, जैसे मैंने आपको बताया डाउन पेमेंट कितनी करनी है। जैसे इसमें बेसिक फंडा ये होता है कि अगर आपका घर 30 लाख रुपए तक है तो बैंक कहता है कि 90% मैं पैसा दे दूंगा, 10% आप डाउन पेमेंट कर दो। मान लो 30 लाख का घर है तो बैंक कहेगा 27 लाख मैं लोन दे दूंगा, 10 लाख आप डाउन पेमेंट कर देना। बेसिक फंड है ये, सब बैंक यही फॉलो करते हैं। अगर आपके घर की वैल्यू 30 लाख से लेके 75 लाख के बीच में, तो बैंक कहता है 80% पैसा मैं लोन दे दूंगा, 20% डाउन पेमेंट कर देना। लेकिन अगर आपके घर की वैल्यू 75 लाख से ऊपर कितनी भी हो,
तो बैंक बोलते हैं 75 लाख मैं लोन दे दूंगा, 25% आप डाउन पेमेंट कर देना। तो इसको लोन टू वैल्यू बोलते हैं, ठीक बेसिक सी है। चीज़ एक लास्ट और है बस छोटी सी टाइम में, बैलेंस ऑफ ट्रांसफर ही क्या होता है? बीटी बोलते हैं इसको। जैसे मान लो अगर मैं एसबीआई से आज लोन ले लेता हूँ 7.5% इंटरेस्ट रेट पे, वैसे 7.5 तो मतलब किसी का अगर 800 प्लस सिबिल है उसको मिलेगा 7.60 पे ले लेता हूँ आज की डेट में। लेकिन कल को एचडीएफसी वाला मेरे को 1 साल बाद 6 महीने बाद आके कहते हैं कि यार आप कहाँ 7.6% पे चला रखा है, हमारे पास आओ हम 7.3% पे देंगे। तो मेरे लिए तो 0.3% सस्ता हो गया ना। तो एचडीएफसी कहेगा बीटी करा लो, बैलेंस ट्रांसफर करा लो। तो कुछ नहीं, मैं एचडीएफसी में फाइल लगाऊंगा, एचडीएफसी फाइल लॉगिन करेगा। मान लो मेरा 2 करोड़ का लोन पेंडिंग है अभी एसबीआई में, तो एचडीएफसी मेरे भी आप पे 2 करोड़ एसबीआई को दे देगा, वहाँ से लोन क्लोज, और मेरा पूरा होम लोन शिफ्ट हो गया एचडीएफसी में। तो इसको बीटी बोलते हैं कि कल को अगर मैं इधर से उधर होम लोन को शिफ्ट करना चाहूँ तो वो बीटी करा सकता हूँ जी उसकी। बस ये सिंपल सी चीज़। लाइक किसी बंदे ने होम लोन लिया और उसका लोन खत्म हो गया, मतलब मैंने 60 साल तक, जितने मैंने मानो 60 साल के लिए लोन लिया और मैंने भर दिया, वैसे तो मिलेगा नहीं 60 साल के लिए, सॉरी 60 के लिए, होम लोन मैक्सिमम ही 30 ईयर्स के लिए मिलता है और अधिकतर बैंक 20 ईयर्स के लिए देते हैं। तो अपनी किस्तें उस हिसाब से ही बनाना, मैक्सिमम 30 ईयर्स से एक दिन भी ऊपर नहीं। और अमूमन बैंक आपको जो लोन सैंक्शन करके देगा वो 20 ईयर्स का देगा। लेकिन अगर आपको उसको बढ़वाना है तो बैंक में जाके रिक्वेस्ट दे सकते हो कि जी मेरे को 30 ईयर्स का करना है, तो आप मेरी किस्त कम कर दो। तो ठीक ऐसा है। रहे। मानो जितने भी टाइम के लिए मैंने लोन लिया और मैंने पूरा का पूरा रीपे कर दिया, तो उसके बाद क्या करना चाहिए एक बंदे को? उसके बाद एनओसी लो बैंक से जाके, जो कि पक्का लो ही लो। एनओसी मतलब आपका खाता बंद हो गया, लोन अकाउंट बंद हो गया, एनओसी ले ली। एनओसी लेकर के वहाँ पहले तो अपने कागज़ पकड़ो। देखो जब भी आप होम लोन लेते हो, जब आपकी रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री के जो कागज़ बने वो ओरिजिनल कागज़ बैंक अपने साथ ले जाता है, वो बैंक में जमा हो जाते हैं। कब तक? जब तक आप अपना होम लोन क्लियर नहीं करते। तो जिस दिन आपका लोन खत्म, बैंक से एनओसी लो, बैंक से एनओसी लेकर के तहसील में जाओ, वहाँ से मॉर्टगेज का चार्ज हटवाओ और अपने बैंक से कागज़ वापस लो। सिंपल सी चीज़। अपने घर के कागज़ तो वापस पकड़ोगे ना, तभी तो आप उसको कल को आपने बेचना या कुछ भी करना है उसको कर पाओगे। ठीक है। ये प्रोसेस होता है। तो बाकी सारी की सारी चीज़ होगी। अगर आपको लगता है कुछ रह गया तो आप अपनी तरफ से बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सब कुछ हो गया, अभी कुछ याद आ नहीं रहा। चीज़ें तो देखो बहुत सारी हैं, डाउट हर किसी का अपना हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ज़्यादा डाउट्स इकट्ठे हुए कमेंट सेक्शन में तो फिर एक सेपरेट वीडियो कुछ कर लेंगे। बट मुझे बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ लिंक्स भी दे देंगे, जैसे होम लोन कैलकुलेटर वगैरह का, तो लोग खुद से ही चेक कर सकते हैं किसको कितना लोन मिले। हाँ, होम लोन कैलकुलेटर दे देना जिसमें वो कोई चेक कर सके कि आई मीन कि कितना, जैसे काफ़ी दिक्कत होती है ना, किसी कोई सोचता है 2 करोड़ का लोन चाहिए तो कितनी महीने की किस्त बनेगी, तो कुछ कैलकुलेटर अच्छा सा दे देना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी चेक कर सके, सारी की सारी चीज़ें। राइट। बाकी आई थिंक आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।